हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के द्वारा जो टोटल 3 नियम दिए गए थे उसमें से सेकंड रूल को, जिसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट रूल क्लियर किया जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया कितने प्रकार का होता है, सभी के क्या क्या एग्जाम्पल होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में क्लियर की। आपने उसको जरूर देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। एक बार वीडियो को देखेंगे तो आपको टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन के द्वारा जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया गया था उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज मालूम होनी चाहिए और वो है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? एक तरह का इंपैक्ट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? और मोमेंटम दो प्रकार का होता है, ये चीज भी आप नोट कर लेना। लीनियर मोमेंटम मतलब स्ट्रेट ट्रैक से रिलेटेड, और एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए सिंबल यूज करते हैं हम P, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है। और जब बात आती है एंगुलर मोमेंटम की तो उसके लिए हम यूज करते हैं L। नोट कर लेना आप इसको, लीनियर केस के लिए और ये एंगुलर के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम में आने वाला बदलाव है ना, देखिए यहां पर क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो लीनियर मोमेंटम में बदलाव आता है वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसको देखिए किस तरीके से लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। लेकिन कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बनाया जाता है यहाँ पर जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हालांकि इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, कुछ रीजनिंग भी आती है एग्जाम्स में, और डेफिनेशन भी, स्टेटमेंट भी आपको काफ़ी हद तक याद आ जाएगी अगर आपने इस फॉर्मूले को लर्न किया हुआ है। अब देखिए इस फॉर्मूले के जरिए क्या पता चल रहा है कि भाई मोमेंटम में आने वाला बदलाव, मोमेंटम में आने वाला बदलाव, मोमेंटम कौन सा? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है वो आप सिंबल से भी पता कर सकते हैं। तो मोमेंटम में जो लगातार बदलाव आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स एक्सटर्नल पर। अगर फोर्स में आने वाला बदलाव बहुत कम है, ठीक है, अगर फोर्स बहुत कम अप्लाई हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो मोमेंटम में भी बहुत कम बदलाव आएगा। या फिर हम इसी चीज को चेंज करके बोल सकते हैं कि भाई मोमेंटम में, किसी भी ऑब्जेक्ट के लीनियर मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो बहुत कम है, बहुत धीमी गति से बदलाव है, तो इफेक्ट भी बहुत कम देखा जाएगा, फोर्स भी कम फील होगी उस ऑब्जेक्ट पर। क्लियर? इस चीज की बहुत सारी एप्लीकेशन है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक 101% क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपको और नोट करना है कि जो बदलाव आता है ना वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। लाइन लिख लेते हैं उसके लिए, चेंज occurs in direction of force applied। जिस दिशा में फोर्स अप्लाई की जा रही है ना उसी दिशा में बदलाव आता है, ठीक है। तो चेंजेस अकर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, जिस दिशा में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी दिशा में मोमेंटम में भी चेंज देखने को मिलता है। सिंपल लाइन। चलिए ये तो हमने स्टेटमेंट क्या है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, जिसको हम लॉ ऑफ मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं, वो चीज क्लियर की। और उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला जो होता है ना जिसमें हमने क्या समझा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पर उतना ही ज्यादा मोमेंटम में भी बदलाव देखने को मिलता है। क्लियर? साथ में हमने एक इंपॉर्टेंट लाइन भी ली कि भाई जो बदलाव आता है ना वो किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जो चेंज होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस दिशा में फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी दिशा में बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब चीज क्लियर हो गई है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन कुछ खास एग्जांपल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे कि ये टॉपिक आपको फुल्ली क्लियर होने वाला है।
तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की क्या एप्लीकेशन है, कहां पर हम इसको अप्लाई होते हुए देख सकते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मतलब लॉ ऑफ मोमेंटम की जो न्यूटन के द्वारा सेकंड नियम दिया गया था, दूसरा रूल दिया गया था, उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। उनमें से हमने कुछ एप्लीकेशंस को यहां पर नोट किया है, जिसमें नंबर फर्स्ट पर है यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि कार में जो सीट बेल्ट दी जाती है उसको हम सेफ्टी बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीट बेल्ट का मेन उद्देश्य क्या होता है, क्यों दी गई सीट बेल्ट कार में? वो इसीलिए ताकि पैसेंजर को बचाया जा सके, इंजरी से बचाया जा सके। ये सीट बेल्ट का अपना एक मेन पर्पस होता है। अब देखिए होता क्या है नॉर्मली कि जब कार अच्छी खासी स्पीड से चल रही होती है, ठीक है, तो और किसी रीज़न से अचानक से कोई भी रीज़न बना और ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने पड़े, तो ऐसे में क्या होता है, इस दौरान क्या होता है कि कार का जो लार्ज मोमेंटम था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के दौरान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ठीक, तो इस दौरान क्या होता है, अगर आप फॉर्मूले से मैच करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, तो मोमेंटम में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, ठीक है, और वो जीरो पर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पैसेंजर को बहुत ज़्यादा इंजरी होती है। लेकिन अगर आप इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। लेकिन सीट बेल्ट कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है, उस चीज़ को अब समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कार बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है और किसी रीज़न से ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति के दौरान जो पैसेंजर्स थे कार में, उन सभी ने सीट बेल्ट को यूज़ किया है। ठीक है, सीट बेल्ट वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब होगा क्या, कार का जो लार्ज मोमेंटम है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के दौरान जीरो पर आ जाएगा। तो फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी जो है जर्क लेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी को झटका लगेगा, या आप कह दीजिए बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी आगे की तरफ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पैसेंजर्स हैं वो सीट बेल्ट यूज कर रहे हैं, बॉडी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जब मूव करने की कोशिश करेगी तो सीट बेल्ट की स्ट्रेचेबिलिटी के बेसिस पर मोमेंटम जो है बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम एकदम से जीरो नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी या आप कह दीजिए सीट बेल्ट की प्रॉपर्टी की वजह से, सीट बेल्ट की क्वालिटी की वजह से क्या होगा, बॉडी आगे की तरफ स्पीडली मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सीट बेल्ट रेजिस्ट करेगी बॉडी के मोशन को। तो मोमेंटम बहुत धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से जीरो पर नहीं जाएगा, एकदम से नहीं चेंज होगा। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना, और अगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम होगा। इस तरीके से सीट बेल्ट पैसेंजर को सेफ मोड में रखती है या इंजरी से बचा लेती है। क्लियर? अब आप सोचिए इस पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, या न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, और साथ ही मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बताया था, नोट भी किया था बल्कि लास्ट में, कि जो चेंज होता है ना, जो मोमेंटम में बदलाव आता है वो किस डायरेक्शन में आता है, जिस दिशा में फोर्स अप्लाई की जाती है। क्लियर? साथ में हमने एक फॉर्मूला भी नोट किया था, dp अपॉन में dt, dp मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dt मतलब कितने समय में। ठीक है, तो पर्टिकुलर मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है, तो मोमेंटम में जो बदलाव आ रहा है वो किसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, फोर्स के। तो जब कोई व्हीकल अच्छी खासी स्पीड से चल रहा है, कार आप अच्छी खासी स्पीड से चला रहे हैं और अचानक से आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, तो मोमेंटम एकदम से जीरो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट बढ़ जाता है और व्यक्ति को झटका लगता है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, अब ऐसे में दो कंडीशन अराइज होती हैं। फर्स्ट कंडीशन, पहला केस कि आपने सीट बेल्ट नहीं यूज की तो बॉडी पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से बॉडी इंजर्ड हो जाएगी। सेकंड केस, दूसरी स्थिति, अगर आप सीट बेल्ट का यूज कर रहे हैं उस दौरान, तो होगा क्या, बॉडी आगे की तरफ झुकेगी, लेकिन जो आप सीट बेल्ट यूज कर रहे थे उसकी स्ट्रेचेबिलिटी की वजह से क्या होगा, मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा। चेंज तो होगा मोमेंटम, लेकिन क्या है, मोमेंटम में बदलाव जो आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा बहुत कम होगा, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट भी कम हो जाएगा और बॉडी इंजर्ड होने से बच जाएगी, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा और जो पैसेंजर है वो सेफ मोड में रहेगा। इसीलिए कहा जाता है सीट बेल्ट को यूज करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पता नहीं होता है कि कब ड्राइवर को अचानक से ब्रेक अप्लाई करने पड़ जाए। क्लियर? फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर हो गई। अब समझते हैं सेकंड को, हाई जंप। हाई जंप के दौरान भी देखिए सेम स्थिति होती है, क्योंकि रीजन तो वही चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की चल रही है। देखिए जब आप हाई जंप करते हैं ना, ऊंचा जंप करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, या तो आप सैंड पर जंप कर रहे हैं या फिर कोई कुशन वाला मटेरियल था उस पर जंप कर रहे हैं। तो जब आप किसी सैंड पर जंप करते हैं ना, तो जंप करने के बाद जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में आती है सैंड के, तो धीरे धीरे
उसका मोमेंटम बदलता है। और जैसे ही मोमेंटम में चेंज तो आएगा, वो बात ठीक है, लेकिन जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो एकदम से नहीं आ रहा है, वहां पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है। और जैसे ही टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, मोमेंटम में धीरे धीरे चेंज, बहुत कम चेंज आएगा। तो ऐसे में आप क्या बोलेंगे, फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। क्लियर? और बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो सेम लॉजिक अप्लाई हो रहा है सेकेंड एप्लीकेशन में भी, जैसे कि हमने फर्स्ट में समझा था, क्योंकि वहां पर भी मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे आ रहा था, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट कम हो गया था। लेकिन फर्स्ट केस में किस वजह से ऐसा हुआ था? सीट बेल्ट की वजह से। और सेकंड केस में किस वजह से हो रहा है? सैंड की वजह से, हीप ऑफ सैंड की वजह से, है ना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन पर, कैचिंग एक क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को जब आप कैच कर रहे हैं, देखिए मानकर चलिए सामने कोई बैट्समैन है, उसने बॉल को हिट किया और मैं उसको कैच कर रहा हूं। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो जो बॉल आ रही है आप उसको डायरेक्ट ऐसे कैच कर रहे हैं, तो जो टाइम है ना बहुत ही शॉर्ट रहता है, जिससे कि फोर्स का जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मोमेंटम एकदम से जीरो होता है, मोमेंटम में एकदम से बदलाव आता है। ठीक है, और घटते हुए कहां पर पहुंचता है? वो जीरो पर। तो मोमेंटम में कम समय में बहुत ज्यादा बदलाव आता है, जिससे कि फोर्स का इफेक्ट हाथों पर बहुत ज्यादा फील होगा और मे बी नेक्स्ट टाइम बॉल कैच करने की स्थिति ना रहे। ठीक है, अब सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, अब मैंने उसको कैच करना था बॉल को, तो जैसे ही बॉल नजदीक आती है तो मैंने हाथों को ऐसे पीछे की तरफ किया, जिसकी वजह से क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में जो बदलाव आएगा ना वो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो टाइम बढ़ा, जिसकी वजह से क्या होगा? हाथों पर बॉल के द्वारा जो फोर्स का इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगा। तो देखिए, आप कोई सी भी एप्लीकेशन अगर आप ध्यान से फोकस करेंगे ना, सभी में एक ही मेन लॉजिक है कि भाई टाइम फैक्टर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइम फैक्टर अगर कम होगा तो मोमेंटम में बदलाव जो होता है, बदलाव तो होगा मोमेंटम में। ठीक है, जब आप बॉडी को रोकने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, हाथों से या फिर हिप ऑफ सैंड के द्वारा, या फिर फर्स्ट केस में जैसे हमने लिया था सीट बेल्ट के द्वारा, तो मोमेंटम में जो बदलाव है, बदलाव तो आएगा, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी होती है? मोमेंटम में धीरे धीरे बदलाव है, जिससे कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए। अगर किसी तरीके से आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं ना, तो फोर्स का इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। क्लियर? तो आज की वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है और उसकी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया। ठीक है, और वीडियो अगर आपको बहुत पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।